नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक पर। जानेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बड़े बयान को। पश्चिम बंगाल हिंसा पर ममता सरकार की बीजेपी को चेतावनी की। देखेंगे लाडली बहन योजना पर क्यों फिर उठ रहे हैं सवाल। बात करेंगे कुणाल कामरा के खिलाफ बीजेपी के फेल हुए दावों की। और बुलेटिन के आखिर में एक नजर वक्फ बाय यूजर मसले पर हो रहे विवाद की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर फिलहाल स्टे नहीं। केंद्र सरकार ने कोर्ट से मांगा 7 दिन का समय। अगले आदेश तक कानून की यथास्थिति को कोर्ट ने रखा बरकरार। बोर्ड में नई नियुक्ति पर भी लगाई गई रोक। मायावती का सपा पर हमला। बोली दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही पार्टी। अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान का जेडीयू को समर्थन। बोले नीतीश कुमार ही होंगे हमारे नेता। पटना में लगाए गए पोस्टर। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020। स्कूलों में 5 कक्षाओं के लिए अनिवार्य होगी हिंदी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में किया सरेंडर। राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप। बिल्डर से रंगदारी मांगने का मामला। तो बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज पटना में इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाई गई है, जहां कई अहम मुद्दों पर तस्वीर साफ होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। तो कैसे बैठक से पहले गर्म हुई सियासत, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम कैंडिडेट को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी खींचतान के बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के एक ऐलान ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। मंच से बड़ा बयान देते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। यानी मुकेश सहनी ने एक बार फिर से अपनी मांग जाहिर कर दी है, जिसने इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस और आरजेडी में सीएम फेस को लेकर कशमकश बनी हुई है। इसी कशमकश को दूर करने के लिए हाल ही में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, जिसमें सब कुछ सकारात्मक होने का दावा किया गया था। हालांकि हर कोई इस बात से वाकिफ है कि सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में हल्का फुल्का विवाद तो देखने को मिल रहा है, जो आज पटना में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल मुकेश सहनी के इस बयान ने कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। बताते चले साल 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत असरदार नहीं था। शायद यही एक बड़ा कारण था कि तेजस्वी यादव तब तक राज्य में सरकार बनाने से चूक गए थे। उधर कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी और उसका स्ट्राइक रेट करीब 27% था। लेकिन इस बार बिहार में पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस ने न सिर्फ अपने राज्य प्रभारी को बदला है, जो दिखाता है कि इस बार कांग्रेस आरजेडी की बी टीम बनने के बजाय ए टीम के रूप में लड़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा पर भी ममता बनर्जी सीधे आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर ममता ने मोदी सरकार पर हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह को कंट्रोल में रखने की चेतावनी भी दे दी और पीएम मोदी के साथ ही योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथ ले लिया। तो कैसे एक के बाद एक बीजेपी पर हमलावर हुई ममता बनर्जी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई होता चला जा रहा है। बीजेपी की तरह ही सीएम ममता बनर्जी भी एक भी मौका नहीं गंवा रही बीजेपी पर हमलावर होने का। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा दावा करती हुई ममता ने कहा कि जो हिंसा हुई है वो बीजेपी ने करवाई है। बीजेपी को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक प्री प्लान कम्युनल राइट था। मतलब मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो सांप्रदायिक दंगा था, जिसे बीजेपी ने प्लान करके करवाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसमें केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भी बीजेपी की मदद की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बता दें, इन दिनों पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रही है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल हिंसा पर ममता सरकार को घेरा था। योगी ने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हालांकि ममता बनर्जी ने एक ही साथ पूरी बीजेपी को खुला जवाब दे दिया। सबसे पहले ममता ने कहा कि वैसे तो पीएम मोदी मुस्लिम समाज के खिलाफ रहते, लेकिन पश्चिमी देशों में जाकर उन्हीं से मेहमान नवाजी लेते हैं। ममता ने पीएम मोदी पर सीधे सीधे नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का भी बंगाल दंगे में रोल हो सकता है। ममता बनर्जी ने वक्फ एक्ट में बदलाव करने की जल्दी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं थी तो इतनी जल्दी क्यों की गई।
इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह को कंट्रोल करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो आईटी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही। बता दें, तमाम बातें ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों के साथ एंटी वक्फ कन्वेंशन में कही, जहां बीजेपी को उसी के दांव में फंसाकर ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। उधर वक्फ कानून के मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों को भी आश्वासन दिया। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने जिस लाडली बहन योजना के दम पर सत्ता हासिल की, अब उसी योजना में भारी कटौती कर दी है। खबर है कि अब बहनों को 1500 की जगह केवल 500 रुपए महीने ही दिए जाएंगे, जिस पर विपक्ष ने एनडीए सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है। तो आइए जानते हैं योजना को लेकर क्यों उठ रहे सवाल, जिस पर घिर गई है एनडीए सरकार। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना पर कई दिनों से लटकी तलवार के बाद अब आखिरकार एनडीए सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे महिलाओं को हर महीने मिलने वाले 1500 रुपए की जगह केवल 500 रुपए दिए जाएंगे। इस खबर के सामने आते ही महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना फिर चर्चा का केंद्र में आ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में इस योजना की अहम भूमिका रही है। बीजेपी सरकार ने इसी योजना के दम पर महिलाओं के वोट हासिल किए। आंकड़े देखें तो महिलाओं ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा था। ऐसे में इस मुद्दे पर राज्य की एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राशि कम करने पर विपक्ष ने महायुति सरकार की खुलकर आलोचना की है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब बहनों को वोट की कीमत 1500 रुपए से घटकर 500 रह गई है, जल्दी ये शून्य हो जाएगी। इस मामले में अभी लाडली बहनों को ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए। इसी के साथ संजय राउत ने महायुति पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य की स्थिति बेहद गंभीर है। कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कितनी भी बातें करें, लेकिन राज्य के आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों से आर्थिक अनुशासन की कमी के चलते राज्य आर्थिक अराजकता के खाई में गिर गया है। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी कहा कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की बहनों के साथ धोखा किया है। हमने पहले भी इस योजना पर सवाल उठाए थे, फिर भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा खेल खेला गया। बता दें, योजना को लेकर समीक्षा और जांच के बाद करीब 8 लाख महिलाओं को दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ये महिलाएं पहले से ही दूसरी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, जबकि देखा जाए तो चुनावी वादा 2100 रुपए का था, जिस पर काम करने के बजाय सरकार ने दी जा रही राशि में ही कटौती कर ली है, जो सवालों के घेरे में आ गई। और अब खबर उन लोगों के लिए जो बेसब्री से कुणाल कामरा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे, वो लोग जो सवालों से डर रहे थे। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मुंबई पुलिस से सवाल भी किए हैं। तो कैसे अंधभक्तों को लगा है बड़ा झटका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में ये अहम खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित गाना बनाने वाले कुणाल कामरा को बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए साफ कहा कि कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश भी दिया कि अगले आदेश तक कुणाल कामरा के खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में कोर्ट का यह आदेश न केवल बीजेपी बल्कि शिंदे की शिवसेना के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पैरोडी सॉन्ग पर जिस तरह का बवाल महाराष्ट्र सरकार ने मचाया था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बता दें, कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका पर बुधवार 16 अप्रैल को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कामरा का बयान दर्ज करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मामले पर मुंबई पुलिस से सवाल करते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या आप कुणाल कामरा की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर अड़ी हुई थी। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने अपना बयान दर्ज करने के लिए 2 बार बुलाया था, लेकिन कुणाल कामरा पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद मुंबई की खार पुलिस कुणाल कामरा के घर गई और उनके माता पिता से पूछताछ की, जिसके चलते कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को न केवल गिरफ्तारी से राहत दी है, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि कॉमेडियन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, वास्तव में ये शिकायत केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक मकसद था। कामरा के वकील ने ये बात अदालत के सामने भी रखी, जिस पर अदालत ने राज्य पुलिस से सवाल किए। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन वक्फ की इस कानूनी लड़ाई में वक्फ बाय यूजर का मसला मुस्लिम संगठनों के लिए सबसे बड़ी आपत्ति बताई जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है ये मसला और क्यों इस पर उठ रहे हैं सवाल। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्ति से है जिसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि वो लंबे अरसे से धार्मिक या फिर चैरिटी के कामों में इस्तेमाल हो रही। ऐसी संपत्ति अब तक वक्फ मानी जाती थी,
पर नए कानून के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई के आखिर में अदालत इसी मुद्दे पर अंतरिम आदेश देने पर विचार कर रही थी। अदालत का मत था कि जब तक वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक पर अंतरिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक ऐसी कोई भी संपत्ति जिसे अदालत ने वक्फ घोषित कर रखा है, उसका वक्फ का दर्जा खत्म ना हो। वक्फ बाय यूजर के अलावा दूसरी तरह की वक्फ संपत्ति वक्फ बाय डीड होती है। यानी इस वाले सिद्धांत के तहत ऐसी संपत्तियों को वक्फ मानने से जिनको लेकर कानूनी कागजात उपलब्ध है, इनको लेकर ज्यादा भी विवाद नहीं। इसी मसले पर वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही। बता दें, वक्फ बाय यूजर की इस व्यवस्था को अरसे से कबूल किया जाता रहा है। फिर भी इस मुद्दे को लेकर कई आलोचनाएं होती हैं, जिनमें सबसे अहम कागजात न होने से ऐसी वक्फ की संपत्ति का अक्सर कानूनी विवाद में घिरना है। हालांकि कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां इस्तेमाल होने की वजह से एक तरफ तो संपत्ति वक्फ घोषित हो चुकी है, जब तक दूसरी तरफ सरकार ने दावा किया है कि वो उसकी संपत्ति है। इस तरह की दलीलों को आधार बनाकर मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को नए कानून में खत्म कर दिया है, जिस पर मुस्लिम पक्षों का कहना है कि इससे सरकार वक्फ की सभी जमीनों पर अपना कब्जा बताकर छीन लेगी, जो कि लाजमी है। नए कानून के लागू होने के बाद से सिर्फ आधार पर किसी की संपत्ति को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकेगा कि वहां लंबे अरसे से धार्मिक और चैरिटी से जुड़े काम होते हैं। अब से किसी भी तरह के नए वक्फ बनाने के लिए उस संपत्ति से जुड़े कानूनी दस्तावेज दिखाने ही होंगे। इसके लिए 6 महीने का वक्त भी दिया जाएगा कि उस जमीन के दस्तावेजों को पोर्टल पर रखा जाए। किसी सूरत में कागज नहीं होते तो वो वक्फ की जमीन नहीं होगी। यही इस कानून में सबसे बड़ा विवाद है। फिलहाल अब देखना होगा कि अगले 7 दिनों बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला कर पाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।